राजस्थान के चौहान वंश में आप सभी का स्वागत है। जानकारी लेते हैं चौहान वंश के बारे में। चौहान वंश क्या था और कैसे था। एक कवि हुए हैं जिनका नाम है जयानक। जयानक की रचना थी पृथ्वीराज विजयम। इस रचना में के अनुसार जो चौहान वंश था उसको चाहमान कहा गया। चाहमान और चाहमान का शाब्दिक अर्थ है शाब्दिक अर्थ का मतलब क्या हुआ, जो धनुर्विद्या में निपुण या भागवत धर्म को मानने वाले, भागवत धर्म को मानने वाले थे, उनको चौहान कहा गया। और एक शिलालेख है जिस शिलालेख का नाम है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख कहाँ पर पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। इस शिलालेख के अनुसार चौहान ब्राह्मण वंशी थे। और देखिए, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार तो ये ब्राह्मण वंशी थे। और ये पहले चौहान प्रतिहार वंश के सामंत थे। ये पहले सवाल ये पूछेगा कि भाई चौहान किसके सामंत थे, तो प्रतिहार जो वंश था उनके सामंत माने जाते हैं चौहान वंश। अब बात करते हैं कि एक रचना है जिस रचना का नाम पृथ्वीराज विजयम है। पृथ्वीराज विजयम है। विजयम और जो ये जयानक की है, और एक रचना है कल्प ध्रुमकोश। एक है पृथ्वीराज विजयम और एक है कल्प ध्रुमकोश। कोश के अनुसार चौहानों की राजधानी अहि छत्रपुर नागौर थी। के अनुसार चौहानों की राजधानी अहि छत्रपुर नागौर राजधानी थी। अहि छत्रपुर नागौर राजधानी थी। यह प्रारंभिक राजधानी इनकी मानी जाती है। तो सवाल ये उठता है, चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो अहि छत्रपुर नागौर थी। अहि छत्रपुर नागौर मानी जाती है। अब बात करते हैं इसी में से एक पार्ट से चालू करते हैं। सांभर के चौहान। सांभर के चौहानों के बारे में जानकारी लेते हैं। जो ये सांभर के चौहान थे, ये थे सांभर, जिसको सैपाद लक्ष या शाकंभरी
इसी के नाम है। सांबर को किस नाम से जाना जाता है? सैपाद या शाकंभरी चौहान वंश की सबसे प्रसिद्ध शाखा है। ये क्या है? चौहान वंश की सबसे प्रसिद्ध शाखा है। अब इसके बाद में बात करते हैं कि नाडोल और है। नाडोल पड़ता है पाली में। पाली और इसमें जानकारी लेते हैं तो सैपाद चौहानों का मूल स्थान था। नाडोल पाली से जानकारी मिलती है तो सैपाद चौहानों का मूल स्थान था। अब इसी में और अही छत्रपुर नागौर सांबर के चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी और सांबर कस्बा 7वीं सदी में बसाया गया। सांबर जो कस्बा है कौन सी सदी में बसाया गया? सैफोर सांबर 7वीं शताब्दी में बसाया गया था। सैफोर 7वीं शताब्दी में सांबर कस्बे को बसाया गया, जो चौहानों का इष्ट देवता था जिसका नाम था हर्षनाथ। चौहानों का इष्ट देवता था जिसका नाम था हर्षनाथ है। जो हर्षनाथ का जो मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो गुवक ने करवाया था। किसने करवाया था? निर्माण की बात आती है तो निर्माण करवाने वाले थे गुवक। इसी वंश का शासक था जिसका नाम है गुवक। और देखिए वासुदेव चौहान और हैं इसमें। वासुदेव चौहान के बारे में जानकारी लेते हैं। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। किस शिलालेख के अनुसार? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सैपाद के चौहानों के संस्थापक और मूल पुरुष थे। ये संस्थापक और मूल पुरुष थे। कौन सी शिलालेख के अनुसार बताया जा रहा है? वासुदेव चौहान बिजोलिया शिलालेख के अनुसार है कि ये संस्थापक है और मूल पुरुष माने जाते हैं चौहान वंश के। और देखिए इन्होंने 551 में आसपास चौहान वंश की नींव डाली थी। कब डाली थी? 551 ईस्वी में। 551 ईस्वी में चौहान वंश की आसपास नींव डाली और इन्होंने सांबर झील का निर्माण करवाया। किसने सांबर झील का निर्माण करवाया? वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया। सांबर झील का निर्माण करवाने वाले कौन थे? वासुदेव थे। और ये वासुदेव जो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण था। कैसा था ये? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण था कौन? वासुदेव चौहान। और बात करते हैं कि यहीं पर इसी के बाद में एक हुए थे जिसका नाम है दुर्लभ राज प्रथम। दुर्लभ राज
प्रथम। दुर्लभ राज प्रथम चौहान वंश का पहला शासक था, जिसके समय में अजमेर पर मुसलमानों का प्रथम आक्रमण हुआ। तो देखिए दुर्लभ राज, ये दुर्लभ ही है। दुर्लभ राज प्रथम शासक था जो अजमेर पर प्रथम बार मुसलमानों ने आक्रमण किया। भाई सवाल ये उठता है कि इस चौहान वंश के समय में मुसलमानों ने पहली बार आक्रमण किया, तो वो है दुर्लभ राज प्रथम। दुर्लभ राज प्रथम, देखो दोबारा सुने, सवाल अच्छा है। चौहान वंश का पहला शासक था जिसके समय में अजमेर पर मुसलमानों ने प्रथम बार आक्रमण किया। अब बात करते हैं गुवक प्रथम की। गुवक प्रथम क्या है भाई? इस चौहान वंशीय शासक ने सिक्कर जिले में हर्षनाथ का मंदिर का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया था? ये गुवक प्रथम हुआ है दुर्लभ राज के बाद में, और दुर्लभ राज के बाद में हर्ष अभी लिखवाया था। तो हर्षनाथ के जो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गुवक ने। यह हर्षनाथ का मंदिर कहाँ पर है? सीकर में है। और हर्ष माता का मंदिर है जो आबानेरी दौसा में है। और जो ये इस मंदिर की जो खासियत है, जो गुवक प्रथम ने करवाया था, इस मंदिर की खासियत क्या है? भगवान शिव जी की लिंगो उद्भव, भगवान शिव जी की लिंगो भव प्रतिमा है। लिंगोद्भव प्रतिमा है किसमें? हर्षनाथ के मंदिर में। हर्षनाथ का मंदिर किसी व्यक्ति का नहीं, इसमें भगवान शिव का ही है। भगवान शिव का है जो लिंगो उद्भव प्रतिमा है। ये एकमात्र यानी राज्य की एकमात्र ऐसी प्रतिमा है जो लिंगो उद्भव है। कैसी है? एकमात्र ऐसी प्रतिमा है। जो कौन सी है? हर्षनाथ की है। जो कैसी है? लिंगोद्भव प्रतिमा है। लिंगोद्भव प्रतिमा है। तो अब इसके बारे में हम आगे जानकारी लेते हैं। विग्रहराज द्वितीय, अब देखिए विग्रहराज द्वितीय, चौहानों की शक्ति का विस्तार विग्रहराज द्वितीय के समय में हुआ। चौहानों की शक्ति का विकास किसके समय में हुआ? विग्रहराज सेकंड के समय में हुआ। विग्रहराज सेकंड के समय में हुआ। अब बात करते हैं नंबर 2 पे। अजय राज का जो समय है 1105 से लेकर के 1133 ईस्वी तक रहा। 1105 से लेकर के 1133, इसके काल को यानी चौहानों का निर्माण काल कहा जाता है। इसके काल को, किसके काल को? अजय चौहान के काल को चाहे मानो का निर्माण का काल कहा जाता है। तो क्या इसमें ही लिख लेंगे कि भाई चौहानों के निर्माण का काल
किस शासक के समय को कहा जाता है? किस शासक के समय को कहा जाता है? तो ये है अजयराज। अजयराज था। और इसी में आगे जानकारी लेते हैं। ये पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र थे। अजयराज किसका पुत्र था? पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र थे। और इसी में आगे जानकारी लेते हैं। अजयराज ने तुर्कियों को पराजित किया। अजयराज ने किनको पराजित किया? तुर्कियों को पराजित किया। पराजित करने वाले कौन थे? अजयराज ही थे तुर्कियों को पराजित करने वाले। अब आगे बात करें कि अजयराज चौहान वंश का प्रथम शासक था, जिसने 1113 में स्थापना करके और उसे राजधानी बनाया। किसको? अजमेर को। पहला शासक था। अजमेर को राजधानी 1113 में बनाया। क्या बनाया भाई? राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक था। कौन? अजयराज प्रथम। अजमेर को राजधानी बनाने वाले प्रथम शासक कौन थे? अजयराज था। और देखिए, अजयराज ने अनहिल पाटन के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को हराया। अजयराज ने ही तुर्कियों को हराया और अनहिल पाटन के शासक था। शासक जिसका क्या नाम था? मूलराज को पराजित किया। मूलराज को पराजित करने वाले थे कौन थे? अजयराज अनहिल पाटन के शासक मूलराज को। और अजयराज शैव धर्मावलंबी था। अजयराज क्या था? शैव धर्मावलंबी था। शैव धर्मावलंबी था। और अजयराज तारागढ़ के किले में दारा सिकों का, ये तारागढ़ का किला है यहीं पर अजमेर में ही। क्या है? तारागढ़ का किला, जिसमें दारा सिकों का जन्म हुआ था। किसका हुआ था? दारा सिकों का जन्म हुआ। कौन है ये दारा सिको? मुगल साम्राज्य में हुआ था। मुगल में बताएंगे इसके बारे में। और देखो, दारा सिको, जब आपको पता, दारा सिको ने उत्तराधिकारी युद्ध के दौरान धौलपुर के युद्ध में औरंगजेब से पराजित होकर के इस किले में शरण ली थी। भाई दोबारा सुनना, तारागढ़ के किले में दारा सिको का जन्म हुआ था। और जब जन्म हुआ तो दारा सिको ने उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था। किसके बीच में? औरंगजेब और दारा सिको के बीच में। जैसे ही इनके बीच में उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था तो धौलपुर के युद्ध में औरंगजेब से पराजित होकर के किस किले में शरण ली? तो तारागढ़ के किले में शरण ली। तो क्या कहेंगे? दारा सिको है वर्सेज औरंगजेब के साथ में युद्ध हुआ। और वो युद्ध भी कहाँ हुआ? धौलपुर में। और पराजित कौन हुआ? दारा सिको। पराजित होकर के कहाँ पर आया? तारागढ़ के किले में।
गढ़ का किला, किला में शरण लेता है। और देखिए, पृथ्वीराज प्रथम की पत्नी तारा देवी थी। जो पृथ्वीराज प्रथम था, यहाँ पर तारा देवी, पृथ्वीराज प्रथम की जो पत्नी का नाम क्या था? तारा देवी। तारा देवी था। और अजयराज की पत्नी सोमलेखा ने चांदी के सिक्के चलाए। भाई अजयराज की पत्नी थी सोमलेखा। सोमलेखा ने क्या चलाए भाई? ने चांदी के सिक्के चलाए, चांदी के सिक्के। और देखिए कि अजय प्रिय ड्रम्स के सिक्के जारी किए गए। अजय कौन से? अजय प्रिय ड्रम्स के सिक्के भी जारी किए गए, सिक्के जारी किए गए। अब बात करते हैं आगे अर्णोराज की। अर्णोराज के बारे में जानकारी लेते हैं। अर्णोराज तीसरे नंबर पे आता है। तो इसके बारे में जानते हैं कि समय इसका 1133 से लेकर के 1150 तक रहा। और इनकी पत्नी थी जो चालुक्य या सोलंकी राजा जयसिंह था, और पत्नी का नाम था कांचन देवी। चालुक्य वंश और सोलंकी वंश का राजा कौन था? राजा जयसिंह की पुत्री थी जिसका नाम था कांचन देवी। अब देखिए अर्णोराज के बारे में हम जान लेते हैं। अर्णोराज के 3 संतान हुई, एक तो जगदेव और एक हुआ विग्रहराज, जिसको विग्रहराज चतुर्थ के नाम से जाना जाता है, जिसको बिसल देव भी कहते हैं। वो ही विग्रहराज है। चतुर्थ कह दो या बिसल देव जी कह दो। और इसी का एक और भाई था विग्रहराज का, जिसका नाम था सोमेश्वर था। और सोमेश्वर का जो पुत्र था, उसके पुत्र हुआ पृथ्वीराज चौहान, जिसको कहते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय। उसके बारे में हम जानेंगे। और पृथ्वीराज तृतीय के एक और भाई था जिसका नाम था हरिराज। क्या नाम था? हरिराज। और विग्रहराज की 2 संतान होती है। विग्रहराज के 2 संतान होती है। एक का नाम है अपर गांगे और दूसरा का नाम है पृथ्वीराज सेकंड था। ये विग्रहराज चतुर्थ था जिसका नाम था बिसल देव। उसकी 2 संतान हुई, एक का नाम है अपर गांगे और दूसरा का नाम है पृथ्वीराज सेकंड। जबकि सोमेश्वर है जो किसका है? सोमेश्वर का पुत्र का नाम था पृथ्वीराज चौहान, और इसी का भाई था जिसका नाम था हरिराज। अब हम आगे जानकारी लेते हैं इस अर्णोराज के बारे में। अर्णोराज के बारे में जब जानकारी लेते हैं तो इसने अर्णोराज ने अजमेर में सुल्तान महमूद को की सेना को हराया था। किसको? सुल्तान महमूद की सेना को हराया। तो देखिए सुल्तान महमूद की सेना को हराने वाले कौन थे? अर्णोराज थे। अब इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि आना सागर झील, पुष्कर झील, वराह मंदिर का निर्माण करवाया किसने? जो अर्णोराज था, आना सागर झील का निर्माण करवाने वाले थे। और पुष्कर झील और किसका निर्माण करवाया? वराह मंदिर का निर्माण भी करवाया। तो देखिए ये वराह मंदिर का निर्माण करवाने वाले कौन थे? अर्णोराज थे। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, कमेंट में बताना, आदि वराह की उपाधि किसको मिली हुई थी? और वराह नदी को
किस नदी का नाम है? वराह नदी का किस नदी का नाम है? ये जरूर बताएं कमेंट में। अब बात करते हैं आगे, आना सागर झील। आना सागर झील के बारे में जानकारी लेते हैं कि 1137 में 1137 ईस्वी में आना सागर झील का निर्माण करवाया। किसने? अर्णोराज ने। और तुर्कों के संहार के बाद खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए चंद्रा नदी का जल को रोक करके करवाया गया था। तो कौन सा भाई? तुर्की जो शासक थे, तुर्की शासक के खून से रंगी हुई थी। और कौन सी नदी को रोक करके जल? चंद्रा नदी थी। चंद्रा नदी के जल को रोका गया और रोक करके और किसका निर्माण करवाया गया? आना सागर झील का निर्माण करवाया। तो दोबारा सुनना, तुर्कों के संहार के बाद खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए चंद्रा नदी के जल को रोक करके आना सागर झील का निर्माण करवाया गया। यह झील नाग पहाड़ व तारागढ़ के मध्य स्थित है। कौन सी? आना सागर जो झील है, जो तारागढ़ और किसके बीच में बताई थी? नाग पहाड़ झील के मध्य स्थित है। तारागढ़ और नाग पहाड़ के। देखिए इसी में यहाँ जहांगीर ने शाही दौलत बाग का भी निर्माण करवाया। यहीं पर है, इसी आना सागर झील के तट के ऊपर ही है। जो जहांगीर हुए हैं, जहांगीर ने किसका निर्माण करवाया भाई? यहाँ पर दौलत बाग। किसका? दौलत बाग का निर्माण करवाया। वर्तमान में इसको सुभाष बाग के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इसको किस नाम से जानते हैं? सुभाष बाग के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र का आविष्कार किया था। नूरजहां की मां, नूरजहां की मां थी जो यहाँ मुगल में। तो देखिए नूर जहां की मां अस्मत बेगम ने क्या बनाया था? गुलाब से इत्र का आविष्कार किया। गुलाब से इत्र का आविष्कार किया। और देखिए यानी मुगल सम्राट जहांगीर ने वराह मंदिर की मूर्ति को पानी में फिकवा दिया गया था। तो ये वराह मंदिर का जो निर्माण आना सागर ने, ये किसने करवाया था? अर्णोराज ने करवाया था। और इसकी मूर्ति को किसने फिकवा दी? जहांगीर ने पानी में फेंकवा दी थी। और देखिए कि ये क्या था? अर्णोराज के बारे में था। अब बात करते हैं हम विग्रहराज चतुर्थ विशल देव के बारे में जानकारी लेते हैं। विग्रहराज चतुर्थ है, जिसको हम विशल देव के नाम से जानते हैं। इसका समय था 1158 से लेकर के 1163 तक। देखिए विग्रहराज के दरबार में दरबारी कवि कौन कौन थे? विद्वान दरबारी कवि, एक था सोमदेव, और जिसने रचना लिखी थी नरपति नाहल। जो सोमदेव है दरबारी कवि, सोम है। सोम की जो रचना है ललित विग्रहराज,
ललित ललित विग्रह राज, ये किसकी रचना है? सोमदेव की, सोमदेव की रचना है। और इनके समय को सांबर के चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है। भाई विग्रह राज के समय को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। और देखिए इसी दरबारी कवि के बारे में और भी कवि था जो रचना थी। ये तो दरबारी कवि था और रचना की और बातें करते हैं हम। तो यहाँ पर बीसल देव रासो, बीसल देव रासो, बीसल देव रासो ये किसकी रचना है? नरपति नाहल की। किसकी है? नरपति नाहल की। और एक और कवि है हरिकेली नाटक, हरिकेली नाटक लिखा था बीसल देव या विग्रह राज चतुर्थ। भाई हरिकेली नाटक किसकी रचना है? हरिकेली नाटक ये है विग्रह राज की, विग्रह राज कहें या चतुर्थ, विग्रह राज चतुर्थ बीसल देव, बीसल देव की है। ये संस्कृत रचना है जो 2.5 दिन का झोंपड़ा पर उत्कीर्ण है। ये संस्कृत रचना है। हरिकेली नाटक कैसी रचना है? संस्कृत भाषा में है, संस्कृत भाषा में है भाई। और 2.5 दिन के झोंपड़े पर अंकित है। ये 2.5 दिन के झोंपड़े पर लिखी हुई है। और देखिए निर्माण की बात करते हैं। निर्माण क्या क्या करवाया विग्रह राज चतुर्थ ने? एक करवाया बीसलपुर बांध, बीसलपुर बांध है। और बीसलपुर नगर, बीसलपुर नगर जो कहाँ पर पड़ता है? टोंक में निर्माण करवाया। और एक है विरुल झील का भी निर्माण किसने करवाया? बीसल देव ने ही करवाया था। अब उपाधि, ये यहाँ से सवाल पूछता है उपाधि क्या है? उपाधि की बात करें तो कटिबंधु के नाम से जाना जाता है। कटिबंधु या कटिबांधु, बांधव के नाम से जाने जाते हैं। कौन? विग्रह राज चतुर्थ। और किलहॉर्न के अनुसार विग्रह राज की तुलना कालिदास और भभूति से की है। कौन? एक है किलहॉर्न के अनुसार जो तुलना विग्रह राज की गई है भभूति, एक संस्कृत के अच्छे रचनाकार हैं भभूति, और एक है कालिदास की 7 रचना है। कितनी रचना है? भभूति की 3 रचना है। एक तो है मालती माधवम और एक रचना है उत्तर रामचरितम और एक रचना है महावीर चरितम। ये 3 रचना है महाकवि भवभूति की। कालिदास जी की 7 रचनाएं हैं। इसमें से रचनाओं के बारे में बात करूं तो रघुवंश है और मेघदूत है, और ऋतु संहार और एक है विक्रमो उर्विश्यम और एक है विज्ञान शाकुंतलम। और एक है
रघुवंश, मेघदूत, ऋतुसंहार, विक्रम उर्विश्यम, अभिज्ञान, शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, मालविका अग्नि मित्रम, मालविका अग्निमित्रम, एक रचना कुमार संभोम, ये 7 रचना महाकवि कालिदास जी की है। सबसे प्रसिद्ध रचना ये काव्य है, और कुमार संभोम ये भी क्या है, महाकाव्य की श्रेणी में आता है। मेघदूत ये खंड काव्य है, ऋतुसंहार खंड काव्य है, और विक्रमो उर्विश्यम, अभिज्ञान, शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम ये नाटक है। नाटक है सबसे प्रसिद्ध रचना, विश्व प्रसिद्ध रचना है, जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम है। अब बात करते हैं तो किलहॉर्न के अनुसार जो विग्रहराज चतुर्थ था उसको किसके साथ में तुलना की गई है, तो भवभूति और कालिदास के साथ में तुलना की गई। भवभूति और कालिदास के साथ में तुलना की गई है। अब बात आती है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़े के बारे में जानकारी लेते हैं। तो 1158 ईस्वी में ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा बना, और अजमेर में संस्कृत कॉलेज का निर्माण करवाया विग्रहराज चतुर्थ। ये क्या था, एक संस्कृत कॉलेज था, संस्कृत कॉलेज था, जो किसने करवाया था, विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था भाई। और इसमें सरस्वती देवी का मंदिर स्थित है। और 1198 की बात करते हैं, 1198 ईस्वी में मोहम्मद गौरी आया था। मोहम्मद गौरी ने संस्कृत कॉलेज को तुड़वा करके और इसमें मस्जिद बनवा दी गई। क्या बनवा दी, मस्जिद तुड़वा करके इसमें स्थित 3 मंदिरों में अपने गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक के अढ़ाई दिन के नाम से इसको किस में परिवर्तित कर दिया, मस्जिद के रूप में। कौन भाई, 1198 में मोहम्मद गौरी आया था, और इसी का सेनापति जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक ने तुड़वा करके क्या बनवा दिया, मस्जिद का निर्माण करवा दिया। और देखिए इसी में, यानी कि यह राजस्थान की पहली मस्जिद कहलाती है। ये क्या कहलाती है, अढ़ाई दिन, ये राजस्थान की पहली मस्जिद कहलाती है भाई। और इसी में बात करें तो 16 खंभों का महल कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, 16 खंभों का महल कहा जाता है इसी को। और एक था अबू बकर हुए हैं, अबू बकर ने इस मस्जिद का डिजाइन तैयार किया। इस मस्जिद का डिजाइन तैयार किया किसने, अढ़ाई दिन का जो झोंपड़ा तोड़वा करके मस्जिद बनवाया था, इसका डिजाइन किसने तैयार किया, अबू बकर ने तैयार किया था। और देखिए कनिंघम, इसमें एक कनिंघम हुए हैं। कनिंघम ने
कनिंघम ने क्या किया, ने झोंपड़े के बाहरी हिस्से का निर्माण विशिष्ट तरीके से किया। झोंपड़े के बाहरी हिस्से का निर्माण विशिष्ट तरीके से किया। विशिष्ट तरीके से किया। ये किसने कहा, ये बात कनिंघम ने कही है। और हरिकेली नाटक का आधा भाग जो है, हरिकेली नाटक जिसने लिखा था, इसका आधा जो भाग है 2.5 दिन के झोंपड़े पे है, और आधा भाग इसका जो लिखा हुआ है बाकी का जो ब्रिस्टल इंग्लैंड में स्थित राजा राम मोहन राय की स्मारक पर है। कहां पर है, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के स्मारक पर है। कहां पर है ये, ब्रिस्टल इंग्लैंड में। अब बात करते हैं आगे, हम पृथ्वीराज तृतीय के बारे में जानेंगे। अब बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय की, जिसका समय था 1177 से लेकर के 1192 तक। और देखिए, इनका जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जो जन्म हुआ था 1166 में हुआ था, गुजरात में हुआ, जिनके पिता सोमेश्वर थे और माता का नाम कर्पूरी देवी था। और देखिए, 1166 में जन्म होने के बाद में 1177 में एक गद्दी पे बैठ जाते हैं। मात्र 11 साल के थे, 11 साल के थे जब गद्दी पर बैठे थे उस समय। और बात करते हैं इनके उपनाम के बारे में जानेंगे। उपनाम क्या क्या है, राय पिथोरा, राय पिथोरा की उपाधि भी थी, और इसी को कहते हैं दल पुंगल की उपाधि, विश्व विजेता के कारण से दल पुंगल। और ये था उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक, उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक। था। निर्माण की बात करें तो निर्माण बिशलपुर बांध के किनारे महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। बिशलपुर बांध के तट पर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर का निर्माण करवाया था। और देखिए, कला संस्कृति विभाग, और यहाँ पर एक कला संस्कृति विभाग का अध्यक्ष कौन था, पद्मनाभ को क्या बनाया गया, अध्यक्ष भी बनाया गया इनके समय में। इनके दरबारी कवि की बात करूं, दरबारी कवि कौन कौन थे दरबारी कवि, जिसमें विद्यापति गौड़ थे, और जनार्दन थे। और कौन थे, विश्वरूप पृथ्वी भट्ट, ये क्या थे, इनके भट्ट कवि थे।
दरबारी कवि। और एक था इनका अजीज मित्र जिसका नाम था चंद्रप्रदायी। चंद्रप्रदायी। और एक जनायक कौन था, यानी कि यहाँ पर बात करें जयानक, जयानक था। जयानक की रचना जो थी पृथ्वीराज विजयम नामक ग्रंथ है, जो पुष्कर झील के किनारे बैठ करके लिखी गई थी। जयानक की जो रचना है वो कौन सी है, पृथ्वीराज विजयम। विजयम जो रचना है वो पुष्कर झील के किनारे बैठ करके लिखी गई। और देखिए, यानी इसमें त्राइन युद्ध का वर्णन नहीं मिलता है। किसका वर्णन नहीं मिलता है इसमें, त्राइन युद्ध का वर्णन नहीं मिलता है। किस रचना में त्राइन युद्ध का वर्णन नहीं मिलता है, वो है जयानक की रचना है पृथ्वीराज विजयम। अब चंद्रप्रदायी के बारे में जानेंगे। चंद्रप्रदायी जिनका जन्म 1148 में हुआ था, 1148 ईस्वी में हुआ, और लाहौर वर्तमान पाकिस्तान, लाहौर वर्तमान पाकिस्तान में जन्म हुआ। देखिए सर, इसको पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि मित्र सहयोगी माना जाता है। किसको, चंद्रप्रदायी को पृथ्वीराज का राजकवि मित्र भी और सहयोगी था। चंद्रप्रदायी की रचना ब्रज भाषा हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है, यानी ब्रज भाषा का था ये हिंदी, यानी कि जो चंद्रप्रदायी था तो क्या था, ब्रज भाषा हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, प्रथम कवि माना जाता है। और देखिए, पृथ्वीराज रासो लिखी गई। कौन सी रचना, इनकी रचना थी पृथ्वीराज रासो रचना रही है इनकी प्रसिद्ध रचना। बाणभट्ट का कादम्बरी की तरह से पहला भाग चंद्रप्रदायी ने लिखा, दूसरा भाग इनका पुत्र झिलन ने लिखा। सर ध्यान दें, यहाँ पर एक छोटी सी बात बताता हूँ। बाणभट्ट एक कवि हुए हैं संस्कृत के, बहुत बड़ा विद्वान है। इसने लिखा था कादम्बरी के दो भाग हैं। तो पहला भाग तो लिखा था, किसने लिखा, बाणभट्ट ने। और दूसरा भाग जो इसी का बाणभट्ट का पुत्र था जिसका नाम था पुलेन भट्ट या भूषण भट्ट के नाम से भी जानते हैं, पुलेन भट्ट या भूषण भट्ट। तो इसी तरीके से चंद्रप्रदायी की बात करते हैं। चंद्रप्रदायी का पहला जो भाग है ये लिखा पृथ्वीराज रासो। ये चंद्रप्रदायी ने लिखा। पृथ्वीराज रासो का पहला जो भाग है वो किसने लिखा, चंद्रप्रदायी ने लिखा। तो दूसरा भाग किसने लिखा, इनका पुत्र था जिसका नाम क्या था, झिल्लन। क्या नाम था, झिल्लन था। झिल्लन ने लिखा, झिल्लन ने। भाई सवाल ये पूछे, देखो, यानी पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया, तो झिल्लन ने किया था। शुरुआत किसने की थी, चंद्रप्रदायी ने। तो रचना तो किसकी मानी जाती है, पृथ्वीराज रासो की ही मानी जाती है। और
बाण भट्ट की जो रचना कादम्बरी है, इसके पहला भाग तो लिखा था बाण भट्ट ने, लेकिन पूरा किसने किया? पुलेन भट्ट ने किया था। पुलेन भट्ट ने। श्रेय किसको जाता है? बाण भट्ट को। रचना किसकी कहलाएगी? बाण भट्ट की कहलाएगी। बाण भट्ट की। एक है कल्लन। कल्लन ने लिखा था राज तरंगणी। राज तरंगणी। राज तरंगणी जो रचना किसकी है? कल्लन की। इतिहास प्रसिद्ध रचना है। एक इतिहास को क्रमबद्ध लिखने का श्रेय किसको दिया जाता है? कल्लन को दिया जाता है। अब बात करते हैं कि पृथ्वीराज रासो की भाषा है, जो पृथ्वीराज रासो कि इसकी जो भाषा है वो कैसी है? वो पिंगल, जो राजस्थान में ब्रज भाषा का पर्याय है। पृथ्वीराज रासो की भाषा कैसी है? पिंगल। पिंगल यानी कि पश्चिमी राजस्थान में जो पिंगल भाषा है, जबकि पूर्वी राजस्थान में डिंगल भाषा है। डिंगल भाषा का और किसको कहा जाता है? पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। डिंगल भाषा का और किसको कहा जाता है? पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। जी सर, बात क्या चल रही थी कि पिंगल भाषा, पृथ्वीराज रासो की जो भाषा है पिंगल है, जो राजस्थान की ब्रज भाषा का क्या है? पर्याय है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी की पहली रचना या महाकाव्य होने का सम्मान प्राप्त है। भाई पृथ्वीराज रासो जो रचना है ना, जो महाकाव्य होने का पहला सम्मान प्राप्त है, पहला सम्मान है, पहली रचना है जो पृथ्वीराज की, जो महाकाव्य में गिनती की जाती है हिंदी की। हिंदी की जो किसकी है? जो चंद्र बरदाई की है। आपको पता है इसमें 6 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। ये सवाल अच्छा है। इसमें कितनी भाषाओं का प्रयोग किया गया है? 6 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। 6 भाषाओं का प्रयोग। पृथ्वीराज रासो में कितनी भाषाओं का प्रयोग है? 6 भाषाओं का प्रयोग है। कहते हैं जब तराइन का युद्ध हो रहा था उस समय, यानी कि एक कहावत भी प्रसिद्ध है, चंद्रबरदाई ने वो कहावत कही थी। क्या कही थी? 4 बांस 24 गज। क्या कही थी? 4 बांस 24 गज। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण। अंगुल अष्ट प्रमाण। फिर क्या कहा? ता ऊपर सुल्तान है। ता ऊपर सुल्तान है। तान है मत चूके चौहान। तो देखिए 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। ये जब कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को जब मोहम्मद गोरी बंदी बना करके लेकर के जाता है, तो इनका मित्र वहां पर पहुंचता है, ये चंद्रबरदाई, और उसको छुटवाने के लिए, और वहां पर क्योंकि बाण का भेदी कौन था? पृथ्वीराज चौहान था। बाण भेदी होने के कारण से सभा लग रही थी, और उस सभा में ये बोला गया था कि 4 बांस 24 गज, अष्ट अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो ये बात सुनते ही चौहान ने बेड़ी हाथ में थी, वो खोल रखी थी और अंधा हो रहा था, और उसने वहीं से तीर लगाया और उसको मोहम्मद गोरी को वहीं पर धराशायी कर दिया। तो इतने बाण के बहुत जानकार, या ये कहें कि धनुर्विद्या के बहुत अच्छे थे। अब बात करते हैं आगे देखते हैं पृथ्वीराज। अब कुछ सवाल करते हैं कि पृथ्वीराज साहित्य और कला का संरक्षक था। पृथ्वीराज क्या था भाई? साहित्य और कला का संरक्षक था, और इसने अजमेर में एक कला साहित्य विभाग की स्थापना की, और जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? पद्मनाभ को अध्यक्ष बनाया गया। अब बात करते हैं पृथ्वीराज के द्वारा दिल्ली में राय पिथौरा नामक दुर्ग का निर्माण करवाया गया।
राय पिथौरा दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राय पिथौरा, राय पिथौरा, पिथौरा दुर्ग, दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज, पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था, तृतीय ने। और जो राय पिथौरा की उपाधि धारण की और कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ करके कुवत उल इस्लाम या गजनी मस्जिद के रूप में परिवर्तित करवा दिया। इसको तुड़वा करके कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और क्या करवा दिया? मस्जिद का निर्माण करवा दिया। अब देखिए इसी के बारे में आगे जानते हैं। गजनी मस्जिद बनी थी, कौन सी मस्जिद बनी थी? गजनी मस्जिद का निर्माण करवा दिया तुड़वा करके। किसने तुड़वाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब देखिए पृथ्वीराज के दो महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं सर? इसके बारे में जान लेते हैं। पहला चचेरा भाई नागार्जुन का अंत, पहला था चचेरा भाई नागार्जुन का अंत, चचेरा भाई नागार्जुन का अंत किया। दूसरे नंबर पे बात करें तो भंडारपुर यानी कि भंडारपुर का दमन, भंडारपुर का दमन किया। और क्या किया? पहले चरण की बात करते हैं तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने महोबा के चंदेल शासक था। कहां का शासक था? महोबा के शासक जिसका नाम था परिमर्दिन देव जिसको क्या कहा जाता है? परमाल को रात्रि युद्ध में हराया। और देखिए परमाल के दो शासक थे। परमाल के दो शासक जिसका नाम बताना चाहूंगा, आला और उदल, वीर गति को प्राप्त हो गई। आला और उदल वीर गति को प्राप्त हुई। और देखिए इसी में पृथ्वीराज तृतीय के समय में चंदेलों की राजधानी महोबा थी। भाई पृथ्वीराज के समय में चंदेलों की राजधानी क्या थी? महोबा थी। भाई पृथ्वीराज चौहान के समय में चंदेलों की राजधानी कौन सी थी? महोबा। अब द्वितीय चरण की बात करते हैं। द्वितीय चरण में क्या होता है कि पृथ्वीराज तृतीय का सोलंकी शासक भीम द्वितीय के साथ में युद्ध, सोलंकी शासक था। भीम द्वितीय के साथ में युद्ध हुआ। तीसरे चरण की बात करते हैं तो तीसरे चरण में, इस चरण में कन्नौज का शासक था। कन्नौज का शासक जिसका नाम था गढ़वाल राठौड़ शासक जयचंद। गढ़वाल शासक जयचंद को हराकर
जयचंद को हराकर जयचंद की पुत्री संयोगिता को स्वयंवर से उठा ले गया। किसको उठा कर ले गया? जयचंद की पुत्री थी संयोगिता को स्वयंवर से उठा कर लेके गए थे। कौन? पृथ्वीराज चौहान। अब महत्वपूर्ण युद्ध की बात करते हैं। तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध, प्रथम तराइन का युद्ध हुआ था। ये करनाल हरियाणा में पड़ता है। और किन के बीच में हुआ और कब हुआ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ 1191 में। 1191 में पृथ्वीराज और गौरी के बीच में हुआ। गौरी हार गया। दूसरा तराइन का युद्ध हुआ। सेकंड युद्ध जो हुआ 1192 में। इसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज की हार हो जाती। और इस युद्ध को इतिहास का मोड़ बिंदु कहते हैं। इस युद्ध को क्या कहते हैं? इतिहास का मोड़ बिंदु कहते हैं। इतिहास का मोड़ बिंदु कहते हैं। यह द्वितीय युद्ध भारत के इतिहास का मील का पत्थर सिद्ध हुआ। इसी को क्या कहते हैं? मील का पत्थर सिद्ध हुआ। ये मील का पत्थर सिद्ध हुआ। और देखिए 1192 में गौरी के साथ ख्वाजा साहब भारत आए। 1192 में आया था ख्वाजा साहब। ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती महोदय जी जो थे 1192 में आए और हमीर नामक सिक्के पृथ्वीराज ने चलाए थे। कौन से सिक्के? हमीर नामक सिक्के किसने चलाए थे? पृथ्वीराज ने चलाए थे। पृथ्वीराज ने हमीर नामक सिक्के चलाए। सोमेश्वर व प्रताप सिंह पृथ्वीराज के मंत्री मोहम्मद गौरी से मिलकर के पृथ्वीराज की पराजय में सहायक बने। सोमेश्वर और प्रताप सिंह थे। कौन थे? एक सोमेश्वर था और एक था प्रताप सिंह। सोमेश्वर और प्रताप सिंह के सहयोग से पराजय को हासिल किए। किसने हासिल की भाई? हराने का, पृथ्वीराज चौहान को हराने का किसको दिया जाता है श्रेय? यानी सोमेश्वर और प्रताप सिंह को दिया जाता है। सोमेश्वर प्रताप सिंह ने क्या कर दिया? दगा कर दिया। किसके साथ में? पृथ्वीराज चौहान के साथ में। और जब तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया था, तब आबू नरेश जैत सिंह की पुत्री लक्षण कुमारी छुड़वाने के लिए गई थी। देखो आबू नरेश की पुत्री जैत यानी पुत्री थी, जो कौन थी? जिसका क्या नाम था? इच्छनी कुमारी, जो किसकी पुत्री थी? जैत सिंह की, जो किसको छुड़वाने के लिए गई थी?
पृथ्वीराज चौहान को छुड़वाने के लिए गई थी। अब बात करते हैं आगे कि पृथ्वीराज का पुत्र त्रायणी युद्ध के द्वितीय युद्ध में के बाद मोहम्मद गौरी ने इसे अजमेर शासक बना दिया। भाई पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र था और उस पुत्र को अजमेर का शासक बना दिया गया। किसने? मोहम्मद गौरी ने। भाई पृथ्वीराज के पुत्र को ही मोहम्मद गौरी ने क्या बना दिया? शासक बना दिया अजमेर का। और देखिए, लेकिन इसका जो पुत्र था जिसका क्या नाम था? गोविंदराज। एक बार दोबारा सुनना। पृथ्वीराज चौहान जो था उसका पुत्र का नाम था गोविंदराज जब ये यानी पृथ्वीराज हार जाते हैं तो अजमेर का शासक किसको बनाया गया? गोविंदराज को बनाया गया। किसको बनाया गया? गोविंदराज को। लेकिन इसका चाचा था जिसका नाम था हरिराज कौन था? पृथ्वीराज का भाई। पृथ्वीराज चौहान का भाई का क्या नाम था जिसका? हरिराज ने इसे राज छीन लिया और छीन करके और अजमेर की गद्दी पर कौन बैठ गया? हरिराज बैठ गया। और गोविंदराज ने सवाई माधोपुर में चौहान वंश की नींव डाल दी। ये था आपका अजमेर के चौहान वंश। अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।